और देखिए बच्चों कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो कई बार आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देगा वो कि भाई एक ऐसे ग्राउंड है, ग्राउंड से उसने पार्टिकल को फेंका बच्चों, कितनी स्पीड से फेंका, लेट सपोज नंबर ले लेते हैं कोई 50 मीटर पर सेकेंड से, और एंगल 53 डिग्री है ना। और उसके बाद ये बोला गया उसमें कि इस रीजन में जहां पे ये बॉल फेंका गया उस वहां विंड चल रही है बच्चों, ये विंड फ्लो कर रही है, और विंड के कारण जो बॉल है उसको एक्सेलरेशन मिल रहा है एक्स डायरेक्शन में। विंड जो है वो एक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और उसके कारण बॉल को एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है विंड। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय विंड इन एक्स डायरेक्शन वो आपको दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दे दिया आपको। और फिर ये पूछा जा रहा है अब कि फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो आपको बताना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना होगा, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना होता है। एक्चुअली में क्या है कि जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनको सॉल्व करने के लिए आप हमेशा याद रखें कि जो हमने बेसिक सीखा है, जिससे हम डेराइव करते रहे कि एक्स एक्सिस अलग मानो, वाई एक्सिस अलग मानो, और फिर उनको सॉल्व करो, वही काम आपको करना है। यहां भी वही काम करेंगे हम। इस वेलोसिटी को आप यूएक्स में तोड़ दो, यूआई में तोड़ दो, यूएक्स यूआई पहले काम। तो अब अंतर क्या आया है पिछले सवालों से कि इसमें नीचे की तरफ सिर्फ जी लगता था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था। अब लेकिन यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ चुका है। तो अंतर ये आएगा कि जो आप एक्स एक्सिस का मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ सॉल्व कर रहे थे ना बच्चों, उसको आप कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक्स में भी एक्सेलरेशन है और वो सपोर्ट कर रहा है वेलोसिटी इन एक्स को। तो एक्स की वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है जैसे जैसे वो आगे जा रहा है एक्स डायरेक्शन की। तो कुल मिला के अब आपको दो बार एक्सेलरेटेड मोशन के सॉल्व करना पड़ेगा, एक वाई डायरेक्शन में भी सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स डायरेक्शन में भी सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी कोई भी अंतर नहीं, जो कॉन्सेप्ट है वो वही है कि एक्स में तोड़ो, वाई में तोड़ो। बस अंतर क्या आ जाता है ऐसे सवालों से कि अब एक्स वाला भी एक्सेलरेटेड मोशन है। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये कैसा सवाल दे दिया, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बच्चे घबरा जाते हैं ना। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो इसको भी सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। पहले कांस्टेंट स्पीड को सॉल्व कर रहे थे भाई, अब कांस्टेंट स्पीड की जगह एक्सेलरेटेड मोशन को सॉल्व करो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। तो आप अगर मैं एक्स एक्सिस के मोशन की बात करूं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हमें गिवन है। एक्स एक्सिस में देखो इनिशियल स्पीड यू एक्स गिवन है। यू एक्स क्या होता है बच्चों, यू कॉस थीटा, ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ पे देखो यू कॉस थीटा को सॉल्व करो तो ये हो जाएगा यू 50 इंटू कॉस 53। अब आपको नहीं पता तो फिर से मैं बता देता हूँ कि भाई एक स्पेशल ट्राइंगल होता है जिसका एक साइड 3 होता है, एक 4 होता है और तीसरा साइड 5 होता है। तो उसका छोटा एंगल जो होता है 37 डिग्री होता है और बड़ा एंगल जो है 53 डिग्री होता है। cos 53 बोल रहा है तो 53 का बेस है 3, हाइपोटेन्यूज 5, तो 3/5 होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 50 इंटू 3/5। तो ये 5 से कैंसिल, तो ux जो है बच्चों वो 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। बस अंतर क्या है कि यहाँ पे ax भी आएगा। ax जो है क्योंकि वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो इसको प्लस साइन के साथ लेंगे, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो पहले कांस्टेंट स्पीड हो रही थी अब वो एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। बस ये अंतर है और कुछ भी अंतर नहीं है, कंसेप्ट वही है सेम। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे वाई एक्सिस को आप लिख सकते हो, वाई एक्सिस में आपको क्या चीजें गिवन है बच्चों, यू वाई। तो यू वाई है यू साइन थीटा इक्वल्स टू यू जो है वो 50 इंटू साइन थीटा, तो साइन 53। साइन 53 की वैल्यू देखो बच्चों 4/5 हो जाएगी, तो 50 इंटू 4/5, तो ये कैंसिल, तो 10 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये आपका यू आई आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ए वाई तो आप जानते ही हो ना, ये तो कितना होता है भाई, -g। ए वाई तो आपका -g है। अब देखो सबसे पहली बात टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है उसने,
तो अगर हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करें, ये तो हमने x और y के पहले जो दिए गए हैं गिवन पैरामीटर्स हैं वो हमने लिख लिए क्वेश्चन को देखकर। सबसे पहला काम तो आपको यही करना है। फिर आप देखो, जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट सॉल्व करते हैं तो हम y एक्सिस को सॉल्व करते हैं, ये आपको पता है। तो आप सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट आपको निकालना है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। तो आप y एक्सिस को सॉल्व करो। देखो y एक्सिस में आपको क्या दिया है, जैसे ये ऊपर से ऐसे जाएगा इस तरीके से बच्चों, तो ये क्या होगा कि जब ये गिरेगा तो y में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई, y वाली शेडो तो ऐसे ऊपर जाएगी और ऐसे नीचे आएगी, y में डिस्प्लेसमेंट अभी 0 है। तो जब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट इन y 0, uy आपका पॉजिटिव है वो आपको दिया ही हुआ है, ay जो है वो -g है, और टाइम आपको निकालना है तो टाइम इस समय पे टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो आप सॉल्व कर लो इसको। और वैसे भी आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर जो आएगा उसमें आप आंसर जानते हो पहले से, उसका फॉर्मूला हमने पहले ही निकाला हुआ है इसको सॉल्व करके, तो वो डायरेक्ट भी लगा सकते हो। याद होगा आपको 2u/g, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लो भाई। तो 2u/g कितना हो जाएगा बच्चों, uy जो है वो है 40 लिखा हुआ है बाई g, क्योंकि y की वेलोसिटी तो चेंज नहीं हुई ना, uy तो यही है, इसके कारण ही टाइम ऑफ फ्लाइट है, भले ही एक्सेलरेशन कहाँ आ गया, x में आ गया। तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे, g मतलब g को आप यहाँ पे 10 ले लो तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है बच्चों वो आ गया 8 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है क्या, रेंज निकालो। इसने जो हॉरिजॉन्टल में रेंज कवर किया है, तो रेंज कवर करने के लिए x डायरेक्शन में कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। अब अंतर यह है कि वहां पे ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कर देते थे हम पहले, अब नहीं कर सकते हो क्योंकि अब इसमें एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेटेड मोशन लगाना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आपका ux गिवन है, ax जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट निकालना, डिस्प्लेसमेंट रेंज के बराबर है, अगर टाइम जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है। तो इसमें सारे, अब इसको कौन सी इक्वेशन से सॉल्व करोगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सॉल्व करें जरा। तो रेंज इज इक्वल्स टू ux कितना है बच्चों, देखो ux है 30 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट है 8 प्लस हाफ gt स्क्वायर 80 स्क्वायर, तो a की वैल्यू 2 है और t स्क्वायर, तो ये 64 हो गया। तो ये 2 और ये 2 कैंसल, 30 इंटू 4 तो ये 240 प्लस 64, और अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा लगभग 304। तो रेंज आ गया 304 मीटर। तो कोई भी अंतर नहीं आया है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। अगर इस टाइप से आपको हवा चला दे, हवा चला के वो एक्सेलरेशन दे दे, तो आपको एक्स एक्सिस में भी वो एक्सेलरेशन दे रहा है, और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है बच्चों। अच्छा, इसमें उसको टफ करना हो तो क्या करता, यहाँ पे उल्टी हवा चला देता। तो आप पता है यहाँ पे ax जब पॉजिटिव ले रहे थे, जब वेलोसिटी की डायरेक्शन में था, अगर उल्टी चलती तो आप नेगेटिव ले लेते, और कोई अंतर नहीं आता। फिर ये हो सकता था कि वो बोलता कि जो विंड है वो ऐसे चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से 10√2 से 45 डिग्री एंगल पे, तो भाई जो ये एक्सेलरेशन दे रहा है विंड, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक्स वाला और एक वाई वाला। तो वाई वाले में भी अब एक्सेलरेशन में चेंज आता है, ये वाई वाला इसके साथ ऐड होता, और एक्स वाला तो उसको अपोज करता है। तो आप इसके दो कंपोनेंट कर लेते, कैसे भी विंड घुमा ले, कंपोनेंट कर लो, जोड़ लो, तो फिर आपके जी में भी चेंज आएगा, वाई के एक्सेलरेशन में भी चेंज आएगा, और एक्स में एक्सेलरेशन आएगा। तो दो एक्सेलरेटेड मोशन सॉल्व करना है, कुल मिला के बात ये है। तो फिर जहां पे यहाँ पे जी लिख रहे हो आप, यहाँ पे जी इफेक्टिव लिखते। अगर मान लो ये 10 होता, 10√2 होता, 45 होता, तो नीचे 10 आता, तो 10 + 10 20 हो जाता, तो जी इफेक्टिव आपका 20 हो जाता, तो यहाँ पे 20 लिखना पड़ता। आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। तो ऐसे कहीं पे भी विंड घुमा दे, कैसे भी एक्सेलरेशन दे दे, इंक्लाइन दे दे, उल्टा दे दे, सीधा दे दे, आपको दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालना है और दोनों को एक्सेलरेटेड मोशन की तरह सॉल्व करना है। इससे ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन इसमें बना नहीं सकता वो, है ना। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो आई होप आपको क्लियर होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो बच्चों, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में काफी क्वेश्चंस हो चुके हैं ना, आप लोग बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। अब हम दूसरे टाइप के जो प्रोजेक्टाइल है उस पे जाते हैं, जो हाइट पे या टावर पे चढ़कर हो गए, है ना। तो पहला जो है इसमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होगा। हॉरिजॉन्टल मतलब आप उसको हॉरिजॉन्टली फेंकोगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है इसमें। तो इसको ध्यान से देखिए, इसमें बहुत सारे डेरिवेशंस फिर से हम कर लेते हैं जल्दी जल्दी, है ना। तो क्या होगा कि भाई ये ग्राउंड है, और ग्राउंड पे बच्चों ये आपका एक टावर है ना, जैसा कि हम पहले भी
मोशन अंडर ग्रेविटी में देख चुके हैं। और ये टावर की जो हाइट है बच्चों, लेट्स सपोज h है, और यहाँ से जो आपने बॉल है या पार्टिकल है उसको आपने हॉरिजॉन्टली फेंका, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। यानी कि आपका जो x में डायरेक्शन है वो u है, u रफ्तार से फेंका है आपने, है ना बच्चों। यानी कि अगर पूरी की पूरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है तो आप खुद सोचो जो y में वेलोसिटी होगी इनिशियल, बाद में तो आएगी y में वेलोसिटी, अभी इनिशियली uy जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी वेलोसिटी जो इनिशियल है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका, मतलब हॉरिजॉन्टल में ही है तो उसका कोई कंपोनेंट y में नहीं होगा, तो y की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अच्छा हम ये भी जानते हैं कि एक्सेलरेशन इन x तो 0 होता है भाई, अगर वो विंड ना चलाए, विंड अगर आपको नहीं दी हुई है तो आपको ये तो पता ही है कि एक्सेलरेशन जो है x डायरेक्शन में उसको हमें 0 लेना पड़ता है, और जो y डायरेक्शन में है वो तो नीचे की तरफ g लग रहा है, तो g तो माइनस है, क्योंकि जहां से फेंका है वो ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव, राइट की डायरेक्शन पॉजिटिव और लेफ्ट की डायरेक्शन नेगेटिव, ये सब हम बात कर चुके हैं ना। तो अब ये कुछ इस तरीके का पाथ लेते हो जाएगा, क्योंकि नीचे की जी है तो नीचे की रफ्तार बढ़ती जाएगी, और जो ux है वो हमेशा कैसा रहेगा बच्चों, कांस्टेंट, क्योंकि x में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं, और ये कुछ ऐसा पाथ लेते हुए ग्राउंड पे टकराएगा, तो जितने टाइम बाद टकराएगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, जितना हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस कवर करेगा टोटल वो रेंज हो जाएगा, है ना। तो ये रेंज हो गया, आई होप आपको क्लियर हो रहा है, और टावर की हाइट तो h है ही। तो चलिए अब हम जल्दी जल्दी इसके कुछ पैरामीटर्स सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वही बात कि ये पाथ हमें बताना है कि ये पाथ कैसा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करेंगे, जैसा हमने पिछले केस में भी किया था। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपको पता है कि y और x में रिलेशन होता है, तो चलिए y और x में रिलेशन निकालते हैं। किसी भी पॉइंट पर इसका एक y कोऑर्डिनेट है और इसका एक x कोऑर्डिनेट है ना बच्चों, तो उसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम x एक्सिस को देखें, तो x एक्सिस में तो भाई कांस्टेंट है स्पीड, मान लो t टाइम में ये x है, और मतलब ये दूरी x है और ये y है, मतलब ये है आपका x, y। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि x में देखेंगे तो t टाइम में x में कितनी दूरी कवर करेगा, क्योंकि वो x में कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो t टाइम में जो दूरी कवर करेगा वो कांस्टेंट स्पीड से x ux इंटू t करेगा, लेकिन ये जो है ये दूरी जो है x में कवर करने वाली ये x है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x इज इक्वल टू ux इंटू टी, तो हमें टाइम की वैल्यू मिल जाएगी ux के टर्म्स में, x के टर्म्स में, तो टाइम हो गया x बाई ux, है ना बच्चों। तो ये हमें मिल गया, फिर हम y एक्सिस लगाएंगे, तो y एक्सिस के मोशन में क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे कितना मिलेगा, देखो यहाँ पे कॉमा माइनस वाई लिखना चाहिए क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव नीचे, तो जो टी टाइम में y में डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो माइनस वाई हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस इज इक्वल टू माइनस वाई, और आपका एक्सेलरेशन इन y इज इक्वल टू माइनस जी, और जो टाइम है वो t लगा है, और इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन वो 0 है, वो मैंने आपको समझाया है ना। तो यहाँ पे आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, तो y इज इक्वल टू यू टी, तो वो 0 है बच्चों, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। तो y जो नीचे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो यहाँ तो माइनस वाई लिखेंगे, तो y का मैग्नीट्यूड जो है वो आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा हाफ जी टी स्क्वायर आया, लेकिन हमें तो x और y में रिलेशन चाहिए, तो t की वैल्यू x के टर्म्स में है, देखो बच्चों x अपॉन यू एक्स, तो x अपॉन यू एक्स अगर हम करेंगे तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ जी एक्स स्क्वायर, टी की वैल्यू x अपॉन यू एक्स रखो तो एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स स्क्वायर, और ये जो यू एक्स है x एक्सिस में बच्चों, ये यू एक्स ही u के बराबर है, पूरी जो वेलोसिटी वो तो u डायरेक्शन में दी है ना आपने इनिशियली, तो ये आपका बच्चों फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले से आप देखो y की मैक्सिमम पावर आपको 1 दिखाई दे रही है और x की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये कैसा पाथ है भाई, x की मैक्सिमम पावर 2, y की मैक्सिमम पावर 1, तो ये तो पैराबोला है ना स्टूडेंट्स, ये पैराबोला है, तो ये कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, पैराबोला, है ना। तो हम बोल सकते हैं पार्टिकल फॉलोज
पैराबोलिक पाथ। तो बच्चों आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी समझ में आ गई होगी, बड़ी सिंपल सी थी, क्लियर होगा। फिर दूसरी चीज हम क्या निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, टाइम ऑफ फ्लाइट, जो मैंने आपको बोला टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमें सिर्फ किसको एनालाइज करेंगे तो काम चल जाएगा, वाई एक्सिस को। तो वाई एक्सिस को एनालाइज करें तो यू वाई है 0, ए वाई है -g। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, एस वाई, तो वो -h क्योंकि नीचे की तरफ है। और स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट और जो टाइम है वो जो हुआ है, जब डिस्प्लेसमेंट -h होगा तो टाइम जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो। तो डिस्प्लेसमेंट -h इज इक्वल्स टू u 0 है तो उसको 0 पुट कर दो, -12 g t²। तो यहाँ से माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितना, 2h/g। या टाइम ऑफ फ्लाइट तो वैसी है जैसा याद करो जब पार्टिकल को ड्रॉप करते थे, तो ऑब्वियस सी बात होगी ही वैसा, क्योंकि यहाँ पे भी यू वाई 0 होता था भाई। तो टाइम ऑफ फ्लाइट वाई एक्सिस में तो वैसे ही मोशन है जैसा वो पार्टिकल को ड्रॉप किया था, तो वही आंसर आएगा। इसलिए आपको इसको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। अगर आपका पार्टिकल हॉरिजॉन्टल में है, यू वाई 0 है, तो वो वैसा ही केस है जैसे पार्टिकल को ड्रॉप किया था, तो वही टाइम ऑफ फ्लाइट आता है 2h√2h/g, है ना। तो आई होप बच्चों आपको ये क्लियर है। अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया तो रेंज निकाल लोगे, क्योंकि x की स्पीड कांस्टेंट है और इस टाइम में जो x में डिस्प्लेसमेंट होगा वो ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, तो वो आपको रेंज दे देगा। ये वही पहली जैसी बात है। तो हम थर्ड पॉइंट रेंज भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे रेंज निकालेंगे तो रेंज का वैल्यू हो जाएगा ux कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और कितने समय के लिए चल रहा है बच्चों, x में कवर करने के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो रेंज का वैल्यू हो गया ux, तो बच्चों u के बराबर है पूरी वेलोसिटी इनिशियल x डायरेक्शन में ही है, और टाइम फ्लाइट है √2h/g। तो बच्चों ये रेंज की वैल्यू हो गई इसमें। देखो कितने बढ़िया तरीके से आप बहुत जल्दी जल्दी चीजों को निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। उसके बाद अगर आपको और निकालना है तो आप किसी भी पॉइंट पर किसी भी टाइम पर वेलोसिटी भी निकाल सकते हो v। तो आपको पता है उसका एक x कंपोनेंट होगा, वो तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो ux ही होगा वो, यानी u के बराबर होगा। और यहाँ पर एक vy आ जाएगा, पहले इनिशियल 0 था क्योंकि एक्सेलरेशन है तो y में वेलोसिटी आ जाएगी, तो आप vy भी निकाल सकते हो, है ना। तो कैसे निकालेंगे हम, फोर्थ वेलोसिटी एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पर आपकी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या है बच्चों, तो आपको पता है कि जो आपका ux है वो u के बराबर है किसी भी t टाइम में। और अगर आप vy की बात करोगे तो vy की बात करोगे तो uy माइनस gt, लेकिन uy 0 है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -gt। याद करो ड्रॉप में भी यही होता था, -gt होती थी y में, वो यहाँ पे होगी y में, और x में u है। तो आपका जो वेलोसिटी है का मैग्नीट्यूड है बच्चों, स्पीड है, वो आ जाएगा आपका, कितनी स्पीड हो जाएगी बच्चों, ux² मतलब u² प्लस -gt का होल स्क्वायर, तो माइनस हट जाएगा तो ये हो जाएगा g²t²। तो देखो आपको किसी भी इंस्टेंट t पर आपको बच्चों क्या मिल गया साथ में, वेलोसिटी मतलब स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मिल गया। अब आपको ये एंगल निकालना है कि हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बीटा कितना बना रहा है, तो ये एंगल बीटा भी आप निकाल सकते हो, tan बीटा लगा दो भाई। tan बीटा लगाओगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर vy है तो vy अपॉन ux, तो vy तो है बच्चों कितना, gt, है ना। तो क्योंकि मेरे को ये एंगल निकालना है इसलिए मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, माइनस साइन यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, तो gt अपॉन u। तो देखो आपको tan बीटा की वैल्यू भी मिल जाएगी, एंगल भी मिल जाएगा। फिर आपसे कोई बोलता है कि भाई बताइए डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस निकालने का तरीका आप बच्चों जानते हो, ये कर्व्ड पाथ निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने का तरीका ये है कि आपको मैंने कई बार बताया कि इंटीग्रेशन करो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का जो ये है v इंटू dt कर दो 0 से t टाइम के लिए, तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। अगर आपसे बोले कि डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, तो देखो इनिशियल पॉइंट से किसी भी t टाइम में डिस्प्लेसमेंट ये होता है, तो आपने x और y तो निकाला ही हुआ है, ये x है और ये y है, इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लो तो 6th पॉइंट आप डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लोगे।
तो डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोल दिया जाए तो डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आप यहां से निकाल सकते हो, पोजीशन वेक्टर लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, स्पीड वेलोसिटी वेक्टर लिखना चाहो तो u आई कैप माइनस जी टी जे कैप वेलोसिटी वेक्टर लिख सकते हो। और क्या पूछेगा भाई, जो भी पूछेगा आप सब लिख सकते हो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या क्या पूछा जा सकता है और कैसे हम डेराइव करते हैं, है ना। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में ज्यादा डेरिवेशन नहीं होता, जैसे आपका ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में थे लंबे डेरिवेशन नहीं होते, छोटे छोटे डेरिवेशन है। बाकी आपको रिजल्ट याद रखना है ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो इसके फॉर्मूले भी बच्चों आपको याद होने चाहिए। तो आई होप आपको ये सारा पॉइंट क्लियर होगा। तो देखो बच्चों, अब फॉर्मूला बेस्ड इसमें जो भी क्वेश्चंस आएगा आप उसको सॉल्व कर लेना, किताबों में बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे ना। तो मैं अब फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन नहीं करा रहा यहाँ पर, वो आप कर सकते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी में ड्रॉप वाले पे भी हमने बहुत सवाल किए थे ना, तो वैसे कुछ होते हैं आप कर लीजिएगा। एक जो क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जाता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन माना जाता है इसमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, वो मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये कहा गया है कि एक टावर है और बच्चों यहाँ इस टावर के इस साइड एक बॉल ए को फेंका गया हॉरिजॉन्टली 10 मीटर पर सेकंड से, तो उसका पाथ कुछ ऐसे होगा, आपको समझ में आता ही है। और एक बॉल को अपोजिट डायरेक्शन में फेंका गया, ये बॉल बी है तो उसका पाथ कुछ ऐसे होगा, ये भी आपको समझ में आता है। बट इसको 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, इसको 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, है ना। और ये जो टावर है तो टावर की हाइट आपको h बोली गई है कि है, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फाइंड द टाइम when angle between velocities velocity vectors of A and B, A ball and B ball is 90 डिग्री, है ना। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब आप इन दोनों पार्टिकल को ऐसे फेंकोगे तो आप देखो इनकी वेलोसिटीज की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। इनिशियली देखो तो इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 180 डिग्री है, लेकिन ये कुछ आगे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी ऐसी होगी, ये कुछ आगे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ होगी। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में नीचे की तरफ वेलोसिटी वेक्टर आ रहे हैं, तो इनके बीच में 180 से एंगल कम होता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि किसी टाइम टी पर अगर ये पार्टिकल इस टाइम टी पर यहाँ है तो ये पार्टिकल इस टाइम टी पर यहाँ कहीं होगा। तो ये जो VB है और ये जो VA है, अगर आप इसको क्या करेंगे बच्चों, इस तरीके से दोनों के टेल से टेल को जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनके बीच में एक पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो 90 डिग्री का जब एंगल बनेगा तो वो टाइम क्या होगा दोनों वेलोसिटी वेक्टर के बीच में, वो टाइम आपको t निकालना है। तो देखिए बच्चों, अब हमें ये टाइम निकालना है जब इन दोनों वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आप इनके वेलोसिटी वेक्टर्स लिख लो किसी भी t टाइम में जब इन दोनों के बीच का 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा। तो आपको पता है इसका x कंपोनेंट तो 10 ही होगा क्योंकि ये तो चेंज होने वाला नहीं है, और ये माइनस GT होता है, मतलब अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं नीचे की तरफ तो GT तो 10 इंटू टी, है ना, क्योंकि g की वैल्यू 10 होता है तो 10 इंटू टी हो जाएगा बच्चों, नीचे की तरफ है ना। वैसे इसमें x वाला डायरेक्शन ऐसा होगा तो ये तो 20 होगा क्योंकि x वाली वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, बट इसका वर्टिकल कंपोनेंट GT तो 10 इंटू टी। अब हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर VA वेक्टर लिख सकते हैं, इसका x कंपोनेंट 10 है तो 10 इंटू, क्योंकि ये पॉजिटिव x की तरफ है तो i कैप और ये नेगेटिव y की तरफ है तो माइनस 10t j कैप। वैसे ही आप किसको लिख सकते हो बच्चों, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ v एट t टाइम व्हेन दे आर फॉर्मिंग 90 डिग्री एंगल। तो आपको ये बताना है कि ये हो गया 10 लेकिन यहाँ पे 20, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन के साथ लिखोगे बच्चों। माइनस साइन क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव x की तरफ है तो माइनस 20 i कैप और नेगेटिव y की तरफ है तो माइनस 10t j कैप। अब यहाँ पे देखो हमें पता है कि ये टाइम तब का निकालना है जब VA VB से परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का एंगल हो। अच्छा, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, 0, मतलब VA डॉट VB अगर आप करो तो उसका आंसर होता है 0।
तो भाई कर दो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो, तो 10 इंटू 20 तो -200, फिर माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 10 तो 100t इक्वल्स टू 0, तो 200 उड़ जाएगा, 100 डिवाइड होगा, तो टाइम की वैल्यू आ गई 200/100, दैट इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। तो टाइम की वैल्यू 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड पे दोनों वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा। तो इस टाइप का जब 90 डिग्री का एंगल आया करे तो आप डॉट प्रोडक्ट के बारे में सोचा करें, वेलोसिटी वेक्टर निकाल दिया करें, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया करें, आपको आसानी से टाइम की वैल्यू और या फिर आंसर मिल जाएगा, है ना। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा कि इस टाइप के सवाल कैसे किए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ लिया है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी पढ़ लिया है ना, जिसमें आपने टावर पे हॉरिजॉन्टली पार्टिकल को फेंका था, है ना। अब दो केसेस और इसमें बचते हैं, हॉरिजॉन्टल से अबव, टावर पे हॉरिजॉन्टल से अबव एंगल बनाते हुआ और टावर पे हॉरिजॉन्टल से बिलो एंगल बनाता हुआ। अब इससे कोई डेरिवेशन नहीं कर रहे हम, मैं इसको आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में दे रहा हूँ, क्योंकि जो इसके रिजल्ट आएंगे वो आप याद रखने वाले वैसे भी नहीं है, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, क्वेश्चंस को, कोई इसमें इश्यू नहीं जाएगा। तो जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है इस तरीके से, ग्राउंड है बच्चों और यहाँ पर ऐसे टावर है, और मान लो जो टावर की हाइट है वो हमें गिवन है 15 मीटर, और यहाँ से आपने एक पार्टिकल को फेंका हुआ है कितनी रफ्तार से बच्चों, 10√2 मीटर पर सेकंड से। अच्छा, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल बनाते हुए फेंका गया है, तो 45 डिग्री, ये बताया गया आपको, है ना। तो आप जानते हो ये पहले ऐसे ऊपर जाएगा, फिर वो ऐसे बच्चों नीचे आएगा। तो इसमें कुछ चीजें आपसे पूछी गई हैं, क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहले जब यहाँ पे टकराएगा तो जितने टाइम वो हवा में रहा है वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो पहला क्वेश्चन आपको यही बताना है कि पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। जब वो ग्राउंड पे गिरेगा तो हॉरिजॉन्टल में कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेंज। तो आपको रेंज बताना है। जब वो टकराएगा तो टकराते समय उसकी कुछ स्पीड होगी बच्चों। तीसरा सवाल आपको इसकी स्पीड बताती है जब ये टकराने वाला है ग्राउंड से। तो ये 3 सवाल पूछे गए हैं। अब देखिए इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1 बाई 1 हम इसको हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले कैसा भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, आपको पता है कि हमें 2 पार्ट में तोड़ना है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। अब इसकी एक्स वाली वेलोसिटी अगर हम देखें ux, तो ux होगा बच्चों u cos 45। अच्छा, u है 10√2, cos 45 होता है 1/√2, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो ux डायरेक्ट आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड, है ना बच्चों, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे ये वाला जो uy है ये हो जाएगा u sin 45, लेकिन sin 45 भी 1/√2 होता है, तो √2 कैंसिल, तो ये भी 10 मीटर पर सेकेंड आएगा भाई। तो ux भी 10 मीटर पर सेकेंड है और uy भी 10 मीटर पर सेकेंड है ना, तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, दोनों कंपोनेंट बराबर है। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट बोला गया है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप जानते हो कि वाई एक्सिस को एनालाइज करना चाहिए, है ना। किसको एनालाइज करना चाहिए बच्चों, अभी तक हम करते आ रहे हैं, वाई एक्सिस को एनालाइज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, उसमें हम वाई एक्सिस को जरा एनालाइज करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए। तो आप ध्यान से देखो, जो यू आई है इनिशियल वेलोसिटी वो ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव है, तो ऊपर की ओर मतलब +10 मीटर पर सेकंड लेंगे। आपका जो ए वाई है, एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस, वो नीचे की तरफ होगा बच्चों, तो -g लेंगे। आपका जो टाइम है, अगर वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है तो उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल का, ये इनिशियल ये फाइनल। तो वाई एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट बच्चों, 15 मीटर, हाइट ऑफ द टावर। तो ये 15 मीटर किधर है, नीचे, नीचे है मतलब नेगेटिव। तो अगर टाइम जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है तो वाई में जो डिस्प्लेसमेंट है वो -15 मीटर है। माइनस इसलिए क्योंकि नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, टावर से नीचे, जहां से हम पार्टिकल को फेंकते हैं उसको ओरिजिन मानते हैं ना बच्चों, ये सब आप जानते हो। अब कौन सी इक्वेशन लगाएं, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो भाई, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लिख रहा हूँ। तो एस वाई लिखेंगे, तो एस वाई इज इक्वल्स टू -15 इज इक्वल्स टू यू वाई 10 है, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट t है
फिर माइनस प्लस हाफ ए वाई होता है, लेकिन ए वाई की वैल्यू माइनस जी है तो माइनस लिख दिया। जी की वैल्यू बच्चों 10 है और यहाँ पे इंटू टी स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर हो गया, तो 2 से ये 10 कट गया तो ये 5 बचा, 5 से ये 10 2 बचा और ये 5 से 3 बचा, तीनों को 5 से काट दिया अपन। तो अब यहाँ पे बचा माइनस टी स्क्वायर, इसको इधर ले आओ बच्चों, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में क्वाड्रेटिक बनेगा टी स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस 2t और ये माइनस 3 है ही, तो माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो आप इसको सेपरेटिंग द मिडिल टर्म से आप कर सकते हो बहुत आसानी से, माइनस 3 प्लस 1 है ना बच्चों, तो इसके दो फैक्टर आएंगे, एक t माइनस 3 और एक t प्लस 1 है ना बच्चों। देखो ये आएगा आपका आंसर। तो इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट की दो वैल्यू आएंगी, तो एक टाइम ऑफ फ्लाइट से नेगेटिव आएगा जब इसको इक्वेट टू 0 करोगे, तो इसको नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव टाइम नहीं होता है, ये वाला हमारा आंसर होगा। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा t माइनस 3 इक्वल्स टू 0, मतलब t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। तो दिस विल बी द अवर आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला है ना बच्चों। अब हम निकालेंगे रेंज। तो सेकंड हम निकालते हैं रेंज। तो जैसा कि आप जानते हो रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस को एनालाइज करना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस को एनालाइज करेंगे तो यू एक्स जो है हमारा वो कितना है बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा यू एक्स तो बच्चों कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन वो 0 है। तो जब पार्टिकल कांस्टेंट रफ्तार से चलेगा कितने टाइम के लिए, भाई ये रेंज तभी कवर करेगा ना जब टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टाइम कांस्टेंट रफ्तार यू एक्स से चलेगा तो कितना दूरी कवर करेगा, यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, उसी को हम रेंज बोल रहे हैं। तो हमारा रेंज हो जाएगा बच्चों यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यू एक्स जो है वो 10 है और टाइम ऑफ फ्लाइट 3 सेकेंड्स है, तो जो रेंज का वैल्यू आएगा वो आ गया बच्चों 30 मीटर। तो 30 मीटर विल बी द अवर आंसर फॉर रेंज। अब तीसरी चीज उसने वेलोसिटी भी पूछा है थर्ड में, जब वो स्पीड पूछ रहा है जब वो नीचे गिर रहा है, तो आप ध्यान से देखो तो इसके दो कंपोनेंट है भाई स्पीड के, एक इसका एक्स कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट तो यू एक्स ही रहेगा क्योंकि वो तो चेंज हुआ ही नहीं है, क्योंकि एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। कौन चेंज होगा बच्चों, वी वाई। तो वी वाई अगर हम निकाल लें तो यहाँ पे थर्ड पोर्शन में हम लिख सकते हैं कि वी एक्स वेलोसिटी एक्स एक्स कंपोनेंट वो चेंज ही नहीं हुआ है, वो यू एक्स के बराबर है, मतलब 10 मीटर पर सेकंड के बराबर है। और वी वाई जो होगा उसको लिख सकते हैं हम यू वाई प्लस ए वाई टी, है ना बच्चों। टी यहाँ पर क्या है, एट द टाइम, उस टाइम पे बोल रहा है जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा है तब टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन हो जाए। तो वी वाई हो जाएगा एट द टाइम ऑफ हिटिंग, यू वाई इज 10 माइनस ए वाई इज 10 माइनस 10 है ना, माइनस जी है तो माइनस 10 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 3, तो ये आ गया माइनस 20। देखो माइनस 20 मीटर पर सेकंड बोल रहा है कि वो भाई नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना बच्चों। तो अब आप स्पीड निकालना चाहो तो स्पीड निकाल लो। स्पीड किसी भी टाइम पर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर होता है बच्चों, तो रूट ओवर वी एक्स मतलब यू एक्स का स्क्वायर तो ये 100 प्लस वी वाई मतलब माइनस 20 का स्क्वायर तो प्लस 400, तो ये आ जाएगा 100 कॉमन आएगा तो 10 बाहर आएगा, अंडर रूट 5 बचेगा मीटर पर सेकंड। दिस इज द स्पीड एट द टाइम ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। वेक्टर लिखना है तो 10 आई कैप माइनस 20 जे कैप, ऐसा आप लिख सकते हो, है ना। तो इस तरीके से कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपको बेसिकली पहले मैंने पूरी प्रोसेस बताई है, अगर आपको प्रोसेस आती है तो आप बहुत आसानी से कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हो। एक्स मोशन एक्स में तोड़ो वाई में तोड़ो, दोनों को जोड़ो और जो निकालना है वो निकाल लो, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये केस भी क्लियर होगा। तो देखो बच्चों अब हम टावर पे चढ़ के नीचे भी फेंकते हैं हॉरिजॉन्टल के, और इसको भी मैं एक क्वेश्चन के थ्रू ही आपको सॉल्व करा देता हूँ। आप प्रोसेस अगर जानते हो तो अब कैसा भी केस आ जाए आपको डरने की जरूरत है नहीं, बहुत आसानी से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो, है ना। क्योंकि मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ जो वन डायमेंशन जिसका अच्छा होता है उसका टू डायमेंशन बिल्कुल भी नहीं अटकेगा, है ना। तो ये टावर, फिर वही टावर है, टावर की हाइट अब मान लो थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा करने के लिए लेट्स सपोज हाँ 40 मीटर ले लो, नहीं तो फिर कैलकुलेशन में ही फंस जाओगे आप। और नीचे की तरफ फेंको अब पार्टिकल को, ऊपर नहीं नीचे, तो ये है 10 रूट 2 मीटर पर सेकंड से फेंका आपने, और ये एंगल 45 डिग्री है। हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ एंगल पे फेंका है 45 डिग्री के एंगल पर, है ना बच्चों।
45 डिग्री। तो अब ये पार्टिकल का जो ऐसा होगा कुछ पोर्शन है ना, तो अब आप इसमें से बोल रहा है कि बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस पार्टिकल ने कितना रेंज कवर करेगा, है ना, और इसमें इसकी जो फाइनल स्पीड है एट द टाइम ऑफ हिटिंग द ग्राउंड वो आपको बताना है। तो ये आपको फिर से तीन चीजें निकालने को बोली है, कुछ और भी निकालने को बोला तो निकाल लेंगे, हम मेजरली तीन चीजें निकालते हैं, इसलिए मैं आपको तीनों निकलवा के बता रहा हूँ। तो आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि एक्स और वाई कॉम्पोनेंट करना बड़ा ही आवश्यक है। तो एक्स कॉम्पोनेंट हो जाएगा यू एक्स, और यू एक्स हो जाएगा 10√2 cos 45। cos 45 की वैल्यू 1/√2, √2 कैंसिल, तो यू एक्स हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। बच्चों यू वाई अब नीचे आएगा, देखो यू वाई नीचे आएगा, कॉम्पोनेंट करना जानते हो आप, इसका कॉम्पोनेंट नीचे की तरफ होगा, तो यू वाई भी कितना होगा 10, क्योंकि यू साइन 45 होगा, साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2, √2 कैंसिल, तो यू वाई भी आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप जानते हो कि पहला केस, अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मुझे वाई एक्सिस को एनालाइज करना चाहिए। तो वाई एक्सिस को एनालाइज कर लो भाई, यू वाई जो है बच्चों वो है -10। अब -10 क्यों लिया, क्योंकि अब रफ्तार नीचे की तरफ है, तो जहां से पार्टिकल को फेंका वो ओरिजिन, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव, राइट की डायरेक्शन पॉजिटिव, लेफ्ट की डायरेक्शन नेगेटिव। तो क्योंकि इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है यू वाई की, इसलिए यू वाई माइनस में लिया जाएगा, इस बात का ध्यान देना है आपको। एक्सेलरेशन इन वाई वो तो हमेशा -g है ही, उसमें तो कोई शक वाली बात है ही नहीं, इसमें तो अभी तक कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन आ ही नहीं सकता, है ना बच्चों। और यहाँ पे जब आपका टाइम जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है, तो पार्टिकल नीचे डिस्प्लेसमेंट हुआ है वाई में 40 मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई है, बॉल है नीचे की तरफ, वाई में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, इसलिए नीचे की तरफ है, इसलिए -40 लिखेंगे ना। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, तो -40 इज इक्वल्स टू यू वाई, मतलब -10 इंटू टी, टी की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट, माइनस हाफ, हाफ इसलिए क्योंकि जी ए बाई जी माइनस जी है, तो जी की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो ये कैंसिल, तो ये 5 बचेगा, 5 से 10 कैंसिल तो 2 बचेगा, 5 से 40 कैंसिल तो 8 बचेगा। अब ये टी स्क्वायर उधर ले जाओ उठाकर, तो ये टी स्क्वायर प्लस में आएगा, ये माइनस वाला भी प्लस हो जाएगा, तो 2t हो जाएगा, और ये -8 जीरो होगा। फिर से मिडिल द स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करो आप, तो ये मेरे ख्याल से आपका आएगा कितना बच्चों, इसको अगर आप करोगे तो 4 और 2 है ना, तो +4 -2 करके देखेंगे तो आपके दो टर्म्स आ गए, एक t+4 वाला और एक t-2 वाला इक्वल्स टू 0। तो प्लस वाला तो लोगे नहीं क्योंकि उसमें टाइम -4 सेकंड आएगा, तो ये वाला लेंगे हम, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 सेकेंड्स। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का आंसर आ गया बच्चों 2 सेकेंड्स। उसके बाद फिर आपको क्या निकालना है बच्चों, रेंज। रेंज निकालने का तरीका तो बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि उसमें एक्स डायरेक्शन को एनालाइज करना है, और एक्स में वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सलरेशन जो है एक्स डायरेक्शन में वो आपका बच्चों 0 है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम में जो वो डिस्टेंस कवर करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, रेंज। तो यू एक्स इंटू टी, तो रेंज आ गया आपका कितना भाई, यू एक्स 10 इंटू टी 2, तो रेंज की वैल्यू 20 मीटर। फिर थर्ड क्वेश्चन, इसका जो एक्स कंपोनेंट है, जो वी एक्स है वो यू के बराबर ही रहेगा, यू एक्स के, डेट इज 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि कांस्टेंट है बच्चों। वी वाई जो है, तो वी वाई की वैल्यू हम लिख सकते हैं यू वाई माइनस ए वाई, मतलब प्लस ए वाई इंटू टी, टी यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, तो वी वाई तो निकालना है जो यहाँ पे नीचे की तरफ है, और यू वाई जो है वो -10 है, और -10 इंटू टी जो है बच्चों वो 20 है, तो ये हो गया -30। तो वी वाई जो आया वो -30 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब वी वाई वी एक्स आपको पता है, तो स्पीड आप निकाल सकते हो √वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, है ना बच्चों। तो वी एक्स जो है वो 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस ये हो जाएगा 900। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से 100 फिर कॉमन आएगा, 1 + 9 √10 हो जाएगा, तो 100√1 + 9, तो बच्चों ये कितना हो गया, √10 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द फाइनल स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा और ये समझ में आया होगा।
कि हमने कैसे सॉल्व किया है। तो देखो बच्चों, आपको ये सवाल दिया गया, इसमें बोला गया कि टावर है, टावर की हाइट h है, टावर से 3 पार्टिकल ए बी सी को, एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली u रफ्तार से फेंका गया, बी पार्टिकल को u रफ्तार से थीटा एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल फेंका गया और सी पार्टिकल को बिलो द थीटा एंगल u रफ्तार से फेंका गया। तीनों की स्पीड सेम है, तीनों को सेम हाइट से फेंका गया है, बस अंतर ये है कि एक को हॉरिजॉन्टल, एक को ऊपर, एक को नीचे। अब इसमें कंपैरिजन करने को बोल रहा है तीनों में। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है मान लो TA, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है मान लो TB और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है TC। तो आपको बोला कि कंपेयर करो किसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा, किसका कम होगा, रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें बच्चों सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे देखो सबसे पहली बात तो जो पार्टिकल नीचे फेंका गया होगा ऑब्वियस सी बात है उसकी वाई में रफ्तार जो है वो नीचे की तरफ आएगी। तो याद करो बच्चों, ऐसा प्रोजेक्टाइल जो नीचे की तरफ वेलोसिटी होता था वो सबसे कम टाइम लेता था सेम हाइट से। तो ऑब्वियस सी बात है TC जो होगा वो सबसे छोटा होगा। अब TA और TB में कौन बड़ा होगा? अब आप ध्यान से देखो बच्चों, तो जो आपका TA है और TB है, तो अगर आप इस पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखो तो इसकी रफ्तार u होती है, Vy जो है वो 0 होता है टॉप मोस्ट पॉइंट पर। तो जो इसकी वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल के बराबर होगी जिसका u है। तो इस पॉइंट के बाद ये पार्टिकल वैसा ही पाथ ले रहा है जैसा ये ले रहा है, बट इसकी हाइट बढ़ चुकी है, ये कुछ और ऊपर हाइट से जा रहा है। तो अगर ये कुछ ज्यादा हाइट से जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये टाइम इससे तो ज्यादा लेगा और यहां तक पहुंचने का भी टाइम ऐड होगा। तो B का टाइम बहुत ज्यादा होगा किससे? A से। तो सबसे कम टाइम अगर C का है तो उसके बाद A का टाइम है, उसके बाद B का टाइम है। तो आप लिख सकते हो कि सबसे कम टाइम ऑफ फ्लाइट किसका है बच्चों? तो हम उसको लिख लेते हैं TC। फिर उससे ज्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट किसका है? तो हम बोलेंगे TA। और सबसे ज्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट किसका है? तो बच्चों हम बोलेंगे TB। तो आई होप आपको टाइम ऑफ फ्लाइट में रिलेशन समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड केस की बात करें तो इसमें वेलोसिटीज किस किस की बराबर हो, मतलब किस किस का ज्यादा होगा बड़ा होगा उसका रिलेशन देखें। तो ये आपका VA हो गया बच्चों, ये आपका VB हो गया और ये आपका VC हो गया। तो अगर हम तीनों कंपेयर करें, पहली बात तो आप ध्यान से देखो तो मुझे एक बात समझ में आती है, अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जाऊं तो यहाँ पे आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल से फेंकेंगे तो जब वो वापस उसी लेवल पे आएगा तो वो u वेलोसिटी से आएगा और एंगल भी थीटा बनाएगा, है ना बच्चों। ये प्रोजेक्टाइल में हमने देखा हुआ है, मैंने बताया हुआ था आपको। तो इसके बाद और ये दोनों सिचुएशन तो सेम है। तो यहां से लेके यहां तक की जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो वेलोसिटी इसमें चेंज आएगा, मतलब आपका वेलोसिटी ऑफ B और वेलोसिटी ऑफ C ये दोनों तो बराबर होंगे बच्चों, है ना। अब बात करते हैं किसका? A और B का, इनमें से कौन ज्यादा है कौन कम है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आप ध्यान से देखो, तो इसकी अगर स्पीड निकालनी है VA स्पीड निकालनी है बच्चों, तो हम क्या करेंगे यहां से इसका x कंपोनेंट निकाल लो। तो x कंपोनेंट तो चेंज होगा नहीं, पहले u था तो अभी भी u रहेगा। अच्छा इसका uy कितना है बच्चों? 0। तो यहाँ पे vy कितना होगा आप बताएं। तो अगर हम देखें फॉर पार्टिकल ए यहाँ पे निकाल लेते हैं ना, वहां पे जगह कम पड़ जाएगी। तो देखो लास्ट में जब ये ग्राउंड को हिट करने वाला है तो अगर ये v है तो इसका x कंपोनेंट जो है वो u रहेगा क्योंकि उसमें तो कोई चेंज नहीं है। और जो आपका टकराते समय y कंपोनेंट है वो vy हो जाएगा। इसके बाद आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे अगर इसकी स्पीड निकाली जाए तो वो क्या निकाला जाएगा बच्चों? √u² प्लस vy का स्क्वायर। अच्छा vy की वैल्यू निकालें तो इसका जो वो है बच्चों, जो आपका टाइम ऑफ मतलब uy है वो तो 0 है ना, तो uy 0 हो जाएगा तो -g इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो ये हो जाएगा -g इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है बच्चों इस केस में? आपको याद होगा मेरे ख्याल से आंसर, है ना। तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता था √2h/g, अगर आपको याद हो हमने ये फॉर्मूला बनाया था। तो vy कितना होगा? g को अंदर ले जाओ तो ये हो गया -√2gh। तो vy की वैल्यू ये है। तो आप फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे रखो बच्चों u और ये, तो देखो कितना आएगा, यानी ये va आ गया आपका। तो va कितना आ गया? u² प्लस इसका होल स्क्वायर तो माइनस हट जाएगा 2gh। तो देखो ये va हो गया। अब अगर ये va हो गया तो आप जरा
मतलब ये VA हो गया। तो आप जरा B पार्टिकल का निकालो, क्योंकि B और C तो बराबर हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम VB निकालते हैं बच्चों, है ना। तो VB कितना होगा फॉर पार्टिकल B, इसको निकालते हैं। तो पार्टिकल B के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर बच्चों यहां से यहां तक देखो, इनिशियल वेलोसिटी UY कितना होगा बच्चों, ये U cos थीटा और ये U sin थीटा। तो UY है U sin थीटा, और UX है जो बच्चों वो हो गया आपका U cos थीटा। VY हमें निकालना है, यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट इन Y है -h, और एक्सेलरेशन इन Y है -g। तो आप एक काम करो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, तो आपको VY मिल जाएगा। तो VY का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस UY स्क्वायर, और UY स्क्वायर मतलब U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2a की वैल्यू बच्चों -g AY, और SY की वैल्यू -h। तो आप इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा VY स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 2GH। अब जरा बच्चों एक काम करो, आपको पता है कि ये जो VB है नीचे की तरफ, तो ये तो चेंज होगा नहीं, ये तो UX ही रहेगा, और ये VY, तो UX और VY मिल गया, तो VB क्या हो जाएगा नेट वेलोसिटी, नेट स्पीड। तो अंडर रूट यही U स्क्वायर प्लस VY का स्क्वायर, मतलब UX का स्क्वायर प्लस VY का स्क्वायर, UX स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर। तो जरा हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो देखो UX स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा U स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस VY स्क्वायर, तो VY स्क्वायर ये पूरा है बच्चों, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2GH। देखो यहां से U स्क्वायर कॉमन लो जरा, तो U स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो तो 1 होता है, तो ये बचेगा U स्क्वायर प्लस 2GH। अब ध्यान से देखो इस रिजल्ट को, और जरा ध्यान से देखो VA को, VC भी इतना ही आएगा, आप निकाल के देखना, मैं VC नहीं निकलवा रहा हूं, लेकिन निकालोगे तो इसी प्रोसेस से ऐसे निकालोगे तो ये भी उतना ही आएगा। यानी देखो आप तीनों प्रोजेक्टाइल की फाइनल वेलोसिटी सेम है भाई, स्पीड सेम है, फाइनल स्पीड जो है तीनों उसकी, तीनों प्रोजेक्टाइल की है ना, हमें स्पीड बोलना चाहिए वेलोसिटी नहीं, स्पीड जो है कंपेयर द स्पीड। तो अगर हम स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल्स कंपेयर करें बच्चों, तो तीनों की स्पीड कैसी है बच्चों, सेम है। देखो VA इक्वल्स टू VB है और VB इक्वल्स टू VC होगा, ये तो आपको पता ही है। तो जो ये सेकंड वाला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है कि VA स्पीड ऑफ पार्टिकल A एट जस्ट रीचिंग द ग्राउंड इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ पार्टिकल B इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ पार्टिकल C। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बच्चे इसको हमेशा गलत करके आते हैं। ये तो सब सही कर लेते हैं टाइम वाला, बट ये गड़बड़ करके आते हैं। देखो आपके सामने प्रूफ है, और हालांकि इस प्रूफ को मैंने अभी आपको बताया, लेकिन अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम जानते हो ना, तो ये तो आप देख कर बता सकते हो, आपको ये प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लॉजिकली अगर आप देखो, अगर आपको याद हो वर्क एनर्जी थ्योरम, अगर 9th में कुछ पढ़ा है सुन लो बस, अगर नहीं पढ़ा है तो हम वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वहां पे ये आ जाएगा। तो उसमें ये बोला जाता है कि वर्क डन जो होता है कंजर्वेटिव फोर्स के कारण, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन है, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आप जानते हो, नहीं जानते हो तो इसकी टेंशन मत लो, हम वर्क एनर्जी पावर, मैं ये शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, इसमें ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, आप ओरली इसका आंसर दे सकते थे कि तीनों की स्पीड बराबर होंगी। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि जितना भी वर्क डन है यहाँ पे mg फोर्स के द्वारा, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान से देखो, ये जो mg वर्क कर रहा है वो कितने हाइट के लिए कर रहा है, इसके लिए भी h हाइट, इसके लिए भी h हाइट, इसके लिए भी h हाइट, तो तीनों केस में वर्क डन बाई mg फोर्स तो बराबर है, और तीनों केस में आप देखो इनिशियल वेलोसिटी भी बराबर है, मतलब इनिशियल स्पीड भी बराबर है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी बराबर है। अब वर्क बाई mg भी बराबर है तीनों केस में, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी बराबर है तीनों केस में, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी तीनों में बराबर होगी। और अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी तीनों में बराबर है तो तीनों की स्पीड भी बराबर होगी, ये हमें बता रहा है। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम से डायरेक्ट निकल आता है, ये सब कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है ना। अगर नहीं आता तो टेंशन मत लो इसके लिए, इसलिए मैंने आपको ये पूरी मेथड बताई है, सॉल्व करके बताया कि तीनों सेम होती हैं,
और अगर स्मार्ट तरीका देखो तो वर्क एनर्जी थ्योरम से कोई बच्चा देख के बता देता है ना। अभी नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम वर्क एनर्जी पावर में ये चीजें पढ़ेंगे वैसे भी। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ऐसे लॉजिकल सवाल पूछे जाएंगे तो आप उनका आंसर दे पाओगे बच्चे।